तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप सब, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए एक खुशखबरी भी है और आपके लिए एक वार्निंग भी है। खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि जो आपका ये बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ये बुक का हमारा जो 10वां अध्याय था, जिसका नाम था विद्रोही और राज, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यानी आप ऐसा समझो, जो आपका बुक 1 था उसमें हमारे 4 चैप्टर थे, जो हमारा बुक सेकंड था उसमें 4 चैप्टर थे, और जो हमारा बुक थर्ड है इसमें 4 चैप्टर हैं। तो ऊपर का जो हमारा पहला बुक है ये हमारा समाप्त हो गया, दूसरा समाप्त हो गया, तीसरा का जो है हमारा 2 अध्याय समाप्त हो गया और 2 बचा हुआ है। ये तो आपके लिए खुशखबरी है। अब वार्निंग क्या है? तो वार्निंग ये है कि आपके जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं ये थोड़े से हार्ड हैं, और आपका जो एग्जाम है वो भी आने वाला है। प्री बोर्ड जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है, और बाकी जो आपका बोर्ड है वो भी जल्दी शुरू, वो भी तकरीबन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए वार्निंग था। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो को रोज देखते हो तो आप सिर्फ चैप्टर को मत देखो। मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि मान लो अगर आपने 9वां चैप्टर मेरे वीडियो से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाले चैप्टर यानी 8वां, 7वां, छठा, 5वां, अगर ये आप भूल गए हो ना तो ये गलत है। मतलब आप मेरे पहले चैप्टर को पढ़ते हो, याद हो जाता है, फिर भूल जाते हो, फिर दूसरे को पढ़ते हो, याद हो जाता है, फिर तीसरे को पढ़ते हो, दूसरा भूल जाते हो, तीसरा याद हो जाता है, फिर चौथे को पढ़ते हो, चौथा याद हो जाता है, लेकिन तीसरा भूल जाते हो। तो ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप सभी चैप्टर को पढ़ो, और सभी आपको समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चैप्टर पढ़ो, पढ़ने का मतलब ये है कि समझ में आ गया उसको पढ़ना कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया, भले ही आप उसको 1 लाख बार पढ़ लो, अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ना क्या कहलाएगा, है ना? तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक बार भी पढ़ते हो, एक बार भी या आधा बार भी, 1 पॉइंट या 1/5 आधा, अगर आधा घंटे भी पढ़ते हो, अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है तो वो भी एक पढ़ना कहलाएगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे पढ़ते हो लेकिन एक भी शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ता, तो वो पढ़ना नहीं कहलाता। ठीक है, पढ़ने का मतलब है जो बुक में लिखा है वो याद हो जाना चाहिए, वो कहलाता है पढ़ना। ठीक है, तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपका 10वां अध्याय था विद्रोही और राज, ये मैंने आपको करा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके पीछे वाले चैप्टर भूल जाओ, या फिर इसके आगे वाले समझ लो लेकिन वो भूल जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो है ना, आप शुरू से लेकर, पहले से लेकर जो हमारा 12वां अध्याय है, संविधान का निर्माण, तो ये हमारे टोटल अध्याय आपको समझ में आने चाहिए, तभी जो है आपका काम चलेगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपका काम बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो होता है टोटल 80 मार्क्स। वैसे तो 100 होता है लेकिन 80 मानते हैं हम। ठीक है, तो 80 आपके होता है लिखित में, थ्योरी होता है। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है या फिर असाइनमेंट जो होता है, वो हमारा असाइनमेंट होता है 20 नंबर का। 20 का असाइनमेंट या प्रैक्टिकल कह सकते हो आप। तो 20 का हो जाता है हमारा असाइनमेंट और 80 का पेपर। तो असाइनमेंट जो है वो तो 20 का होता है, उसमें से मान लो आपको 19 मिल जाते हैं। ठीक है, 19 आपको मिल जाते हैं, पूरी गारंटी है। ठीक है, कमजोर से कमजोर भी बच्चा है ना, तो 15 से नीचे किसी को नहीं मिलता, 15 तो अब मिल ही जाते हैं। 19 मान लो, अगर अच्छा बच्चा है तो 20 भी मिल जाते हैं, 19 मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो 19 मान लो आपको मिल गया। अब 80 में से 5 नंबर का मैप आएगा। ठीक है, पहला मान लो, पहला बुक है हमारा, ध्यान से देखना, दूसरा बुक है और तीसरा बुक है। पहले बुक में से हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो तीनों हमारा एक तरह से बटा हुआ है। ठीक है, तीनों एक तरह से बटा हुआ है। तीनों में से एक आप मान सकते हो, इसमें से 20, इसमें से 20, इसमें से 20, 60 हो गए। इसमें से 25, 25, 25, 75 हो जाते हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि पहले बुक में से 25 नंबर का, दूसरे में से 25 नंबर का, तीसरे में से 25 नंबर का, और 5 नंबर का मैप कितना हो गया? यहाँ जोड़ते हैं, देखो, 25 नंबर का पहले बुक में से, 25 नंबर का दूसरे बुक में से, 25 नंबर का तीसरे बुक में से, और 5 नंबर का मैप, और 20 नंबर का असाइनमेंट। टोटल हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। समझ गए? यानी तीनों बुक जो है बराबर है, तीनों के नंबर। पहला बुक भी आपको 25 नंबर का है, दूसरा भी 25, तीसरा भी 25। तो आप तीनों को महत्व देना। ये नहीं है कि आप एक को जो है महत्व दे रहे हो और
2 को दे ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ तुक्के वाली जो बातें हैं वो यहाँ पे नहीं चल पाएंगी। मान लो आपने विद्रोही राज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको उसमें कुछ नहीं आता, तो अगर आपसे पूछ ले कि विद्रोह के क्या कारण थे, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो जो तुक्के मारने वाली जो बात है वो एमसीक्यू तक सीमित है। ठीक है, एमसीक्यू तक में क्या है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, आपने एक पे टिक लगा दिया अंधाधुन तो फिर भी नंबर कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाते हैं। लेकिन जो लिखित में होता है 8 नंबर का, 6 नंबर का, उसमें आप लिखोगे तभी नंबर बढ़ेगा। मान लो आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो आपने थोड़ा कहानी जो सही बताया कि ऐसे हुई, 160 साल पहले रेलवे लाइन बिछ रही थी, ऐसा कुछ आपने बता दिया, लेकिन आगे जो है गलत बता दिया, नाम गलत बता दिया, तो आगे नंबर कट जाते हैं। तो यही है कि इसमें नंबर मिलते हैं लेकिन कटते भी हैं। एमसीक्यू में क्या है कि आपको या तो आंसर आता है या तो नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो तुक्का मारोगे, अगर आता है तो तुक्का नहीं मारोगे, है ना। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो फिलहाल हम अपने इस वीडियो के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो, 9वां अध्याय हो गया, 10वां हो गया, 11वां शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर इसको आप समझ जाओगे तो आपको भारत देश के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ था, क्या माहौल था। ठीक है, महात्मा गांधी जी वाला हमारा चैप्टर है, सविनय अवज्ञा, और उससे आगे की कहानी भी इसमें आएगी, है ना। तो ये कुछ हमारा चैप्टर है, इसका जो पार्ट 1 है वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात जो है नोटिस करने वाली है, वो क्या है, तो वो ये है कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें आपका जो पहला अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर को, और एक दल के प्रभुत्व का दौर, कांग्रेस की बात यहाँ पर है, तो ये 2 चैप्टर, इन 2 चैप्टर को आप हिस्ट्री के 2 चैप्टर के साथ मिलाकर पढ़ना, जैसा कि आज से। ठीक है, आज से ही आप इन 2 चैप्टर को इसके साथ मैच करके पढ़ना चालू कर दो, तभी आपके जो है कुछ फायदे होंगे, अन्यथा आपके कुछ फायदे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इनको इनके साथ मैच करके पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, मैं आपको बस कह सकता हूँ, इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ। ठीक है, तो आप इनको एक साथ मिला के पढ़ सकते हो, है ना। और कमेंट करके आप बताते रहना, जो भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी आपका प्रतिक्रिया हो, तो आप अपनी क्रिया करते रहना। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्लास 12 हिस्ट्री पार्ट 1 हमारा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, ये हमारा पार्ट 1 है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी और आपको एक एक चीज बताते चलूंगा। ठीक है, कुछ इसमें सोचने जैसा नहीं है। आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है, फ्री का काम है। अगर आपने कर लिया तो हिस्ट्री में 100 नंबर आ जाएंगे, अगर आपने नहीं किया तो 100 क्या 50 भी आने मुश्किल पड़ेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सोचे समझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इसमें कुछ घाटा नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना सोचोगे तो बहुत नुकसान है, इतना आप सोचते क्यों हो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, है ना। तो हम आगे चलते हैं। देखो, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम A.K NCERT स्टडी पॉइंट है, ये आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप ओपन ऊपर में आ जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करते हैं। देखो, इंस्टाग्राम पे आप आकर मुझसे पर्सनली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज करके पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और हाँ, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं आगे। अब हम अपने बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि आपके कौन से सिलेबस हैं, यानी इसके अंदर आपका पाठ्यक्रम कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, या फिर मान लो कोई भी अन्य कोई बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के अनुसार समझते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इसके अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम ने क्या क्या मतलब सिलेबस निकाला है, कौन कौन से पॉइंट को आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है समकालीन दृष्टि में महात्मा गांधी। ठीक है, जो आज का हमारा भारत है, क्या वो महात्मा गांधी जी का जो इज्जत है वो करता है, या फिर उनको मानता है, या फिर उनकी कहीं ना कहीं अभी भूमिका है, ये पढ़ना है। सामान्य पर्यावलोकन, सामान्य पर्यावलोकन ये पढ़ना है। 1918 से लेकर 48 तक का जो हमारा समय है, इसको हम गांधी युग कहते हैं,
पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रह जाता है गांधी युग। अगर मैं आपको गांधी युग का एक टॉपिक प्रॉपर करवाऊं तो 1.5 घंटे के करीब हमारा वीडियो बनेगा और मैं आपको पूरा का पूरा गांधी युग जो है वो पूरा बता दूंगा। ठीक है। गांधी युग का मतलब ये होता है, युग मतलब होता है समय, गांधी यानी एक व्यक्ति का नाम है, यानी गांधी जी का एक समय, कब समय था, 1869 में जन्म हो जाता है। ठीक है। 1948 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है। तो 1915 में ये लौट जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 से 48 तक का जो समय है इसको हम गांधी युग का नाम देते हैं। पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट पर्सन है जो ग्रेजुएशन बीए में आई जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करोगे तो सेकेंड ईयर में जो है ये हमारा गांधी युग वाला जो टॉपिक है ये आ जाता है। इंपॉर्टेंट है, आसान टॉपिक है, कुछ मुश्किल है नहीं। वो गांधी युग वाला टॉपिक हमारे यहीं पे कवर हो जाएगा। देखो 1948 तक का जो हमारा मध्य राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान से समझना, वीडियो लंबा हो जाता है, होने दो। ठीक है। मेरे पास भी समय है, आपके पास भी समय है, कुछ है नहीं, मतलब वीडियो आप देख सकते हो, कुछ इसमें लगता भी नहीं है। वीडियो क्या है कि एक वीडियो का समय सीमा होता है 10 मिनट का, 20 मिनट का, यही वीडियो होता है ना। तो हम पहले इसके टॉपिक को समझते हैं कि क्या है। देखो, समकालीन दृष्टि में महात्मा गांधी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, सामान्य पर्यावलोकन बता दिया। अब 1948 से लेकर यानी 1918 से लेकर 48 तक के जो मध्य राष्ट्रीय आंदोलन चले थे वो समझना है। ठीक है। और गांधीवादी राजनीति एवं नेतृत्व की प्रकृति ये समझना है। जो गांधी जी का एक राजनीति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभुत्व था। ठीक है। पहले इनका ज़्यादा वहां पे प्रभुत्व था नहीं, वर्चस्व था नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिल जाता है। केंद्र बिंदु कौन सा है हमारा, महात्मा गांधी। और 3 आंदोलन महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अनोखा, व्यापक, बहुत ही खतरनाक आंदोलन था। और मैं कहूँ तो उसी आंदोलन की वजह से जो है 1947 में कहीं ना कहीं भारत देश को आज़ादी मिल गई। अगर वो आंदोलन ना होता तो शायद आज़ादी जो है वो नहीं मिलती। ठीक है, ऐसा मेरे हिसाब से मानना है। अब देखो, भारतीय एवं अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट क्या है एवं अन्य समकालीन जो लेख है वो क्या कहते हैं, विचार विमर्श पत्र, ये कुछ है हमारे टोटल पर्सन। ठीक है। और देखो, ये मानचित्र कार्य जो एक टॉपिक है ना, ये मैं आपको कराऊंगा सिलेबस खत्म होने के बाद। सिलेबस खत्म होने वाला है, ये चैप्टर करवा देंगे, इसके आगे संविधान का निर्माण चैप्टर है वो भी करवा देंगे तो काम चल जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा सिलेबस समाप्त। देखो, बात करते हैं विद्रोही और राज। ये हमारा अध्याय था, इसको मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है, पार्ट 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों वीडियो को देखना कंपलसरी है, यानी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसको आप देख लेना। ये आपको मिलेगा कहाँ पर, पहले ये समझ लो। देखो, आप यूट्यूब पे आना, NCERT स्टडी पॉइंट सर्च करना, वहाँ पर हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नीचे प्ले लिस्ट का, उसमें आपको बहुत सारे लाइन से प्ले लिस्ट आ जाएंगे। तो क्लास 12th हिस्ट्री न्यू कोर्स पे जाना, वहाँ पे आपको ये चारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप इसको देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो जल्दी जल्दी समझते हैं इसके बारे में। देखो, पहले हम ये समझते हैं कि जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, आप इस नाम को जो है ना एकदम घोर के पी जाओ, ये नाम आप कभी भूलोगे ही नहीं। सविनय अवज्ञा और उससे आगे क्या है ये नाम, ये नाम ही कुछ कहता है। ये नाम ऐसा रखा गया है, ये नाम जिसने भी रखा है ना चैप्टर का, वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत वो ज्ञानी है, क्योंकि उसने नाम ही इस प्रकार से रखा है। देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है, जैसा कि आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं व्यक्ति, ये है व्यक्ति का नाम। ठीक है, और राष्ट्रीय, तो राष्ट्र का मतलब यहाँ भारत से है, तो सीधा इसको हम नाम दे देते हैं भारत। ये हो गया भारत। आंदोलन का मतलब होता है, मान लो कि व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, और उस व्यक्ति का जो वो बात है, या फिर मान लो आप कोई भी एक व्यक्ति है वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आप आंदोलन के जरिए उस अत्याचार का विरोध कर रहे हो, तो वो आंदोलन कहलाता है। ठीक है, तो आंदोलन का मतलब हो गया अंग्रेजों का विरोध करना, सीधा सा मतलब हो जाता है अंग्रेजों का विरोध करना, या फिर अंग्रेजों को भारत से भगाना। ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करना। तो क्या मतलब हुआ, यानी महात्मा गांधी जी द्वारा भारत के अंदर अंग्रेजों को भगाने का एक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, जिसे हम आंदोलन कहते हैं, भारत का आंदोलन यानी राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, ये जो कहानी है ना,
ये सविनय अवज्ञा और उससे आगे तक का जो कहानी था वो बताएगा ये पूरा अध्याय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम क्या है। तो उनके नाम को समझते हैं। नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी इनके पिता का नाम था, और महात्मा गांधी या फिर मोहनदास कह रहे थे हम, महात्मा गांधी तो बाद में नाम पड़ा इनको। इनके आगे एक नाम लगता है महात्मा। महात्मा क्यों लगता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। अब गांधी नाम क्यों लगता है, ये जो गांधी नाम है ना, इसका भी एक कहानी है, ये क्यों लगता है। तो महात्मा गांधी नाम पड़ा कैसे, नाम तो मोहनदास है लेकिन महात्मा गांधी कैसे पड़ गया, इसको समझेंगे, आगे समझेंगे, पार्ट सेकंड और थर्ड में समझेंगे। ठीक है, तो इनका नाम समझ लो, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। गांधी क्यों है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो शब्द है ना, ये गांधी है। ठीक है, तो इसलिए आ गया था आगे नाम। तो हम समझते हैं, देखो पहले आप ये समझो कि जो भारत का जितना भी आंदोलन था, भले ही वो हमारा नमक सत्याग्रह हो, चंपारण हो, ठीक है, सविनय अवज्ञा हो, या फिर असहयोग आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, तो उस आंदोलन में हम महात्मा गांधी जी का नाम क्यों लेते हैं। हम क्यों ने नेहरू जी का नाम ले लें, या फिर पटेल जी का, या फिर हम अंबेडकर जी का ले लें, या फिर हम राम मनोहर लोहिया जी को ले लें। इन सब का नाम हम क्यों नहीं लेते हैं भारत के आंदोलन में, हम इन्हीं का नाम क्यों लेते हैं, ये भी एक प्रश्न है। कहीं न कहीं कहीं तो उठ जाता है ये प्रश्न, या फिर कहीं कहीं पूछा भी जाता है। देखो सीधा सा जवाब यही है कि जब हमारा देश गुलाम था, तो जो देश को जगाने वाला व्यक्ति था वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है देश को जगाया था। कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरोध जो है सबसे पहले यही खड़े हुए थे, और ये खड़े हुए थे हिंसा के रूप में नहीं, अहिंसा के रूप में। ठीक है, इनका आंदोलन धीरे धीरे शुरू होता गया, व्यापक रूप लेता गया, और यह आंदोलन कहीं ना कहीं जाकर सफल भी हो गया। लेकिन फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है सन 1948। अगर पूरा डेट बताऊं तो 30 जनवरी 1948। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपको कहता हूं कि भारत के आंदोलन में, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहले खड़ा हुआ था व्यक्ति, उनका नाम था महात्मा गांधी। इनका रोल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी का भी रोल नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी का जो रोल है वो आगे दिखेगा आपको। जब कांग्रेस का जब वर्चस्व था भारत के अंदर, कांग्रेस पार्टी का, तब इनका जो रोल है वो आपको दिखेगा। इनके नाम पे एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली के साइड है वो। तो इनके नाम पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है। मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सीधा सा मतलब यही है कि जो भारत का आंदोलन था उसमें इनका नाम नहीं लिया जाता है, इनका कहीं ना कहीं कम भूमिका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे कवर हो जाता है। आपसे पूछे कि नाम इनका क्यों लिया जाता है, इनका क्यों नहीं लिया जाता, तो सीधा सा जवाब यही है कि उनका ज़्यादा रोल है, इनका कम है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका नाम है। देखो पहले क्या था, पहले मान लो अगर आप बचपन की बात करूं तो अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछते होगे कि ये इन मतलब महात्मा गांधी कौन है, तो वो आपको एक नोट दिखाते होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो कहते होंगे देख ले ये है। तो कहीं ना कहीं आप मजाक भी उड़ाते होगे, है ना, कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति है, सर पे बाल नहीं है, लेकिन इनको हम भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, ये एक प्रश्न है ना। ऐसा मतलब आप सोचते होगे पहले, लेकिन जब आपने इनके बारे में पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपको पता चला कि हाँ, इनका इनके कहीं ना कहीं इनमें जो एक दम था, है ना, कहीं ना कहीं दमदार व्यक्ति थे। ऐसा आपने पढ़ने के बाद आपको समझ में आया। ठीक है, और इनके बारे में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। ठीक है, बहुत पुस्तक इनके बारे में लिखी गई हैं, बहुत इनकी जानकारियां हैं, और लेखक भी बहुत सारे जो हैं वो इनके बारे में लिखते भी हैं। ठीक है, तो यही इनका कुछ परिचय था। अब मैं आपको आगे इनका जो है पूरा एक परिचय बताऊंगा। पहले हम इनके बारे में पूरा समझ लेते हैं कि पहले मैं आपको इनके बारे में कहानी बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि नमक सत्याग्रह चलाया गया था। नमक सत्याग्रह, इसका अर्थ क्या है, देखो नमक मतलब नमक जो हम खाते हैं, सत्य यानी सत्य के पक्ष में, या फिर आप कह सकते हो सत्य मतलब सही चीज। ठीक है, यानी नमक के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था। तो जो आम जनता थे वो इतना टैक्स दे नहीं पा रहे थे एक तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नमक के ऊपर विरोध लगाया। नमक पे उन्होंने कहा कि हम नमक पे इतना टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है नमक सत्याग्रह को इन्होंने चालू कर दिया 1930 के आसपास। ठीक है, 12 मार्च 1930, ऐसा आप मान सकते हो। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने ये आंदोलन चालू किया, शुरू से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल शुरू से, यह अभी हमारा चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ परिचय है।
जब इन्होंने चालू किया था तो इनके आजू बाजू 2 4 5 6 लोग थे, ठीक है, 7 8 लोग। लेकिन जब इनका जो आंदोलन है तो बड़ा हुआ, तो कुछ इस प्रकार का आंदोलन हो जाता है, बहुत ही व्यापक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। कम से कम लाखों की संख्या में लोग जो है इनके साथ चलने लग जाते हैं और ये आंदोलन सफल भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की ओर। अभी परिचय था हमारा। अब देखो, हम इसमें कितने टॉपिक समझेंगे। हम इसमें टोटल जो है 24 टॉपिक को समझेंगे। 24 हमारे टॉपिक हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पहले टॉपिक को देखेंगे। पहला क्या है? महात्मा गांधी जी का परिचय। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही समझेंगे, परिचय के बारे में। इसके आगे जो भी हमारा टॉपिक आएगा, जैसे राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय आंदोलन का क्या अर्थ है, स्वयं की उद्घोषणा करता है कि नेता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह, ये सब टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो पहला शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का अर्थ। चैप्टर का क्या अर्थ है, पहले आप ये समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का अर्थ। देखो, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी महात्मा गांधी जी द्वारा भारत के अंदर चलाया गया आंदोलन, ये चैप्टर का अर्थ हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम है, आंदोलन का मतलब समझ गया आप, राष्ट्रीय मतलब भारत, ठीक है। कोई सा भी आंदोलन हो, सभी का मतलब यहाँ पर यही है। ये चैप्टर का कुछ अर्थ है। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले आप कुछ चैप्टर के बारे में जान लो कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। वो क्या बातें हैं तो उसको समझते हैं। देखो, इस अध्याय में हम महात्मा गांधी जी द्वारा भारत देश को आजाद कराने के लिए किए गए जो आंदोलन है उनके बारे में जानेंगे। पूरा चैप्टर उसी के ऊपर हमारा है। इस अध्याय में हम महात्मा गांधी जी के जन्म से लेकर उनका जो मृत्यु तक का जो समय था, जिसे हम गांधी युग कह रहे हैं, तो वो हम समझेंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि भारत देश में चलने वाला जो रुपया है उनमें इनका फोटो क्यों है, वो समझेंगे। ये कुछ एडिशनल टॉपिक है जो आपके बुक में नहीं है। इनको भारत देश का राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, ये समझेंगे हम। इन्होंने भारत देश के लिए क्या क्या किया है, ये समझेंगे। इन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने क्या किया भारत में, ये समझेंगे। इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है, ये समझेंगे। ये कुछ टॉपिक या फिर कुछ बातें हैं इस चैप्टर को समझने से पहले। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पहला टॉपिक है हमारा, ध्यान से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक काम करो, आप एक नोटबुक निकाल सकते हो, एक पेन निकाल सकते हो, ठीक है। क्या होगा कि आप लिखते रहोगे ना तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अपना टॉपिक, महात्मा गांधी जी का परिचय। इनका परिचय समझते हैं कि इनका पूरा जीवन कैसा था, या फिर इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं, क्योंकि चैप्टर ही इनके ऊपर है। अगर हम इनके बारे में समझेंगे ही नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ समझा ही नहीं, है ना। ये तो वही बात हो जाती है। चैप्टर इनके नाम पर है तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। देखो, महात्मा गांधी जी का परिचय। अब इनके परिचय को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम क्या जानेंगे, पहले हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कैसे हुआ, या फिर जन्म कहाँ हुआ, क्या माहौल, ऐसा कुछ। महात्मा गांधी जी के अनेक नाम कौन कौन से थे, महात्मा गांधी जी का जो रुपया पे फोटो है वो क्यों है, महात्मा गांधी जी का भारत के निर्माण में योगदान क्या क्या है, महात्मा गांधी जी के, या मान लो कोई भी राष्ट्र हो, मान लो भारत के अंदर इनको जोड़ के देखा जाता है। भारत, मान लो कोई भी विश्व का देश है, हर देश को आज़ादी दिलाने में एक व्यक्ति को जोड़कर देखा जाता है। जैसे भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी को जोड़ के देखा जाता है, इसी प्रकार अलग अलग जो देश हैं या फिर अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर भी किसी न किसी को जोड़ के देखा जाता है, वहाँ पर भी ऐसा माहौल होता है। महात्मा गांधी जी के साथ जो ट्रेन वाली जो घटना हुई थी वो समझेंगे पूरा विस्तार से, ठीक है। तो पहले हम ये बात कर देते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म, इनके बारे में समझते हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि मतलब ये मान सकते हो आप, गांधी जयंती, ठीक है। गांधी जयंती तो आप हर साल मनाते होगे, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वो। तो 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक है, इसलिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अब बात करें जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान की बात करें तो गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, अभी भी है वो, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका पूरा नाम है। पिता का नाम क्या है, करमचंद्र गांधी। माता का नाम क्या है, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इनके पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी।
स्कूल की पढ़ाई इनकी कहाँ से हुई थी? तो स्कूल का जो इनका 12वीं तक का जो पढ़ाई था, 12वीं या 10वीं तक मान सकते हो आप, पहले 10वीं तक ही होता था। तो 10वीं तक की जो हमारी इनका जो पढ़ाई था, वो गुजरात का जो इनका गांव था जहाँ इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर, वहां से इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है लंदन चले गए थे। वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है ये लंदन चले गए थे, लेकिन इनका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पढ़ाई तो कर लिया वकालत का, ये वकील तो बन गए थे, लेकिन क्या था, इनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जॉब इनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में इनको एक नेता के रूप में जो है रख लिया गया। ये नेता बन गए थे वहाँ के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कुमार गोखले। ध्यान रखना, गोपाल कुमार गोखले इनके गुरु का नाम है, जो इन मतलब ये उनको अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, पत्नी की मृत्यु कब हो गई? तो पत्नी की मृत्यु 1944 में हो जाती है, और इनका मृत्यु जो है 1948 में हो जाता है। 4 साल का डिफरेंस है। ये तो था इनके जन्म की कहानी, जो आप समझ गए होगे। ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परिचय आ जाता है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के अनेक नाम। आज भारत में हम इनको किन किन नाम से बुलाते हैं? तो इनको क्या, या तो हम बापू कह लेंगे, या राष्ट्रपिता कह लेंगे, है ना, या गांधी जी, या महात्मा जी कह सकते हैं, या तो मोहनदास करमचंद्र गांधी जी भी कह सकते हैं, मोहनदास कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी कह सकते हैं। तो ये सभी नाम आज के समकालीन भारत में इनके बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी जी का रुपया पे फोटो क्यों है? तो क्या है कि 1947 के आसपास का कहानी है। संविधान, हमारा जो राष्ट्रपति भवन था, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पास इनका एक फोटो खींचा गया था, ये वाला। ये कब खींचा गया था? 1947 के आसपास खींचा गया था, जब देश आज़ाद हो गया था। तो ब्रिटिश का एक हमारा राष्ट्रपति भवन था, यानी अंग्रेजों का एक भवन था। तो उन्होंने सोचा कि चलो आपका हम एक फ़ोटो खींच लेते हैं, है ना, आपने हमको हरा दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बन गया। तो उनका फ़ोटो यहाँ पर खींचा गया था उस समय। यही फ़ोटो अभी तक चलता जा रहा है, नोट पर जो ये फ़ोटो छपा हुआ है। ठीक है, कोई भी नोट देख लो आप, 500 का, 2000 का, 100 का, 200 का, ठीक है, सभी पे इनका फ़ोटो देखने को मिलेगा। इनको आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो याद करे, इसलिए इनकी फोटो रुपया पर लगाया गया होगा। ये एक अनुमान है। मान लो कोई भी आने वाली पीढ़ी है, मान लो ये समय जो है ये कब का है? ये समय हमारा चल रहा है 1947 के आसपास का। अब मान लो अगली पीढ़ी आती है 1965 में, तो अगली पीढ़ी जो है वो इनको याद रखे, इनको जाने, इसलिए क्या पता इनका जो फोटो है वो पैसे पे डाल दिया गया हो, है ना। कारण बता रहा हूँ आपको, आने वाली पीढ़ी इनको याद रखे। और इन्होंने ही भारत देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। मतलब क्या है कि इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी भारत देश को आज़ादी दिलाने में, तो सभी लोग को याद रहे, आने वाली जो पीढ़ी है उनको याद रहे, इसलिए इनका जो फोटो है वो नोट पे छापा गया था, ऐसा कुछ बताया गया है। और राष्ट्रीय पिता हैं इनको कहा जाता है। ठीक है, ये लोगों को, आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता रहे, इसलिए इनकी जो भूमिका है यहाँ पर ज़्यादा, या फिर मतलब इनको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया इसलिए गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का भारत के निर्माण में योगदान क्या क्या है। देखो, महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ रहे हो, 6ठी 5वीं 7वीं क्लास से पढ़ रहे हो आप। इन्होंने अंग्रेजों को भारत देश से निकालने के लिए निम्नलिखित आंदोलन चलाए थे। देखो, आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का सप्रशन, या फिर मतलब ऐसे पूछ सकते हैं स्पष्ट वर्णन करो, ऐसा पूछ सकते हैं, तो आप लिखने का जो टोन है ना वो बदल देना। ऐसे लिख लेना कि इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए निम्नलिखित आंदोलन चलाए हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है ना, ये जो लैंग्वेज है, अगर ये टीचर पढ़ेगा तो खुद सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ कहने का जो मतलब एक टोन होता है ना कहने का, वो एक चेंज है। निम्नलिखित आंदोलन चलाए हैं। कौन कौन से आंदोलन थे? बहुत सारे आंदोलन थे, तो कुछ आंदोलन की बात करते हैं। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ आंदोलन है। इन्होंने भारत देश के तिरंगा बनाने में भी अपना योगदान दिया है। देखो, भारत देश का तिरंगा कैसा दिखता है? तो जब देश आज़ाद हो गया था, जब संविधान सभा जो है वो जब संविधान लिख रही थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे संविधान सभा में, संविधान को बनने में। कई धाराएं जोड़नी गई उसमें, मतलब धाराएं जो है 365 तक, 360 तक तो जुड़ गई थी उनमें,
लेकिन 360 के आगे जो 361 वाला धारा होता है, उसमें जो अनुच्छेद 18 होता है, फिर 362 होता है, 363 होता है, ये जो धाराएं हैं ना, ये थोड़ी देर बाद में जुड़ती हैं। वैसे संविधान बन जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो धाराएं हैं आगे की, कि मतलब मौलिक अधिकार क्या होगा, आम जनता क्या क्या कर सकती है, उनका भारत में कैसे वो रह सकते हैं, मतलब आजकल आप देखते नहीं, वो कानून होता है, एक संविधान होता है, तो वही संविधान की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ देखो, ये जो तिरंगा आप देख रहे हो ऐसा, इसके ऊपर भी संविधान सभा में एक बहस चली थी, तब ऐसा तिरंगा जो है बनाया गया था। ऐसा तिरंगा जो है एक तरह से बना, एक तरह से, ठीक है। इन्होंने अहिंसा का प्रचार किया था। पूरा हमारा चैप्टर इसी के ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि हर राष्ट्र के निर्माण में किसी ना किसी व्यक्ति का योगदान तो होता ही है। जैसे हम बात करते हैं इटली के देश के निर्माण में किनका योगदान है, तो गैरी बोल्डी का जो है इटली के देश जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान है। इटली वाले जो है ना, वो गैरी बोल्डी को राष्ट्रपिता मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अमेरिका देश के निर्माण में जो है जॉर्ज वाशिंगटन, इनका बहुत ज़्यादा भूमिका है, इनको राष्ट्रपिता माना जाता है अमेरिका का। हर देश में किसी ना किसी का योगदान है, ठीक है। वियतनाम देश को उपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में हो ची मिन, इनका योगदान है, इनको राष्ट्रपिता माना जाता है। इसी प्रकार भारत देश के निर्माण में महात्मा गांधी जी को जोड़कर देखा जाता है, इनको राष्ट्रपिता माना जाता है। हर राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान है, ठीक है। आप मैप देख सकते हो, ये ग्लोब है, तो ग्लोब में आप पूरा देश देख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के साथ ट्रेन वाली घटना। देखो क्या हुआ कि ये जो है ये जो है ना, जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब इनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है, उनके बाद ही ये इनके मन में कहीं ना कहीं आंदोलन का विचार आता है। अब ऐसा क्या जरूरत था कि ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ऐसा मतलब क्या, मतलब एक जरूरत था कि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तो इसके पीछे भी एक लंबा कहानी, एक ट्रेन वाली घटना थी। अगर वो घटना नहीं होता ना, तो खास करके मेरा तो यही मानना है कि जो महात्मा गांधी जी है, ये मतलब एक भी आंदोलन नहीं करते। इनको गुस्सा कब आता है, ट्रेन वाली घटना में, वहीं पर इनको गुस्सा आता है, और तभी ये कहीं ना कहीं ये ठान लेते हैं कि मैं अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा, ऐसा एक प्रण ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो घटना है ना ट्रेन वाली, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, तो देखो इस घटना ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया था, ठीक है। क्योंकि जब ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब अंग्रेज भी बहुत सारे ट्रेन में ही थे। तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी को ट्रेन से लात मारकर फेंक दिया, है ना। तब इनको गुस्सा आ गया, तभी कहीं ना कहीं ये बात चलने लग गई। तभी महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत देश से भगाने का सोचा, ठीक है। इन्होंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जो है भारत देश से भगाऊंगा। ऐसा सोचा इन्होंने कि तुमने मुझे आज स्टेशन पे फेंका है, मैं तुमको इस देश के बाहर फेंकूंगा, ऐसा इन्होंने मन में सोचा, ठीक है। तब ये जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तब इन्होंने भारत का 2 साल तक दौरा किया। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने कहा था कि, ऐसे कहा था, देख बेटा, तेरे को काम करना है ना, तो तू 2 साल जो है इस देश का जो है दौरा कर ले। यानी दौरा मतलब, कहते नहीं, मान लो प्रिंसिपल है, वो पूरे स्कूल का राउंड लगाता है, तो कहते नहीं हम वो दौरा कर रहा है स्कूल का। तो उसी प्रकार इन्होंने भी 2 साल जाकर जो है भारत में देखा कि कैसा माहौल है, अंग्रेजों का वर्चस्व किस प्रकार से है, जो गरीब लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब पूरा एक दौरा कर लिया है, कि जांच पड़ताल हो गया 2 साल। तब 1917 में इन्होंने सबसे पहला आंदोलन शुरू कर दिया था। 1917 से पहले ये दौरा कर रहे थे, 1915 में ये आए थे, समझ गए, 1915 में आए थे, 2 साल दौरा हुआ, 1917 में जाकर आंदोलन चालू हुआ। लाइन वाइज पढ़ाऊंगा आपको, आपके बुक में सबसे लास्ट वाले में दे भी रखा है, सीरीज वाइज दे रखा है पूरा, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, तो वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो पहले मैं आज चैप्टर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, मैंने सिर्फ परिचय बताया है इनके बारे में। आपके बुक में एक लाइन से दे रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखा है, 1915 से लेकर 1946 तक का जो सफर था, क्योंकि 1947 में देश आजाद हो जाता है, तो उसके आगे का कोई कहानी तो है नहीं, है ना। तो इसी लाइन से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एक काम करो, आप अपने बुक को निकाल लो, और कल से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा ना, तब आपको 2-3 काम करने हैं। क्या है,
सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको बताना ना पड़े। देखो, आपको पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा दूसरा बुक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उनके दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये चैप्टर खोल लेना है। जब आप हमारे पार्ट सेकंड को देखोगे तो तब आपको करना है कि ये मैप जो है, काल रेखा बोलते हैं इसको, काल रेखा को ओपन कर लेना है और एक नोटबुक निकाल लेना है, एक पेन निकाल लेना है, और आपको बारी बारी जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं इसी सीरीज के हिसाब से आपको पढ़ना है, ताकि आपको हर चीज जो है समझ में आए, और तभी आप जो है हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में तो हमने सिर्फ परिचय समझा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा परिचय। कल से हम अपने चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से शुरू करेंगे। इन सभी आंदोलन को काल के हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। कल से आप रूल बना लो, कल से आपका सभी काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट 1 है समाप्त हो जाता है। परिचय था, हमारे पूरा परिचय था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर लेना है। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप बाकी मुझे आप बताना कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, ठीक है। वैसे आगे जो हमारा पार्ट सेकंड आएगा बहुत ईजी आएगा, आज का तो और ईजी भी था। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप देख लेना तो आपके फायदेमंद है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।